मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट गए हैं और उन्होंने गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट से कि उनके खिलाफ महाराष्ट्र के अंदर जो भ्रष्टाचार के केस दर्ज हुए हैं वो फर्जी हैं। वो सरकार के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट करी थी, इसलिए सरकार उन्हें परेशान करने के लिए कर रही है और इसीलिए उन सब मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करे। और उनको सरकार पर भरोसा नहीं है, महाराष्ट्र सरकार पर भरोसा नहीं है, सरकार उन्हें फंसाने की साजिश कर रही है, इसलिए इस सारे मामले की सुनवाई महाराष्ट्र से अलग कहीं हो। यह एप्लीकेशन असल में इसलिए लगाई है क्योंकि इसके पहले परमवीर सिंह ने जो एनसीपी के नेता और वहां के गृह मंत्री महाराष्ट्र के थे अनिल देशमुख, उनके खिलाफ सीधा सीधा एक आरोप लगाया था 100 करोड़ उगाही का। और उन्होंने कहा था कि ये जो गृह मंत्री हैं ये पुलिस कर्मियों के जरिए पैसे उगाते हैं, 100 करोड़ रुपए पर मंथ इनको हमें देने पड़ते हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। जब ये एप्लीकेशन दी थी इसके बाद बड़ा हल्ला मचा था और अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा था। अब लेकिन ये जो परमवीर सिंह हैं ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ एप्लीकेशन लगाकर मुझे बाकायदा डराया धमकाया जा रहा है, जांच अधिकारी मुझे धमकाकर ये कह रहे हैं ये एप्लीकेशन वापस ले लो और नहीं तो तुम ठीक नहीं रह पाओगे। उसकी रिकॉर्डिंग भी उनके पास है और वो रिकॉर्डिंग और सारे दस्तावेज जब परमवीर सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने रखे कि देखिए जी ये सबूत हैं, मुझे डरा रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री के खिलाफ कंप्लेंट की है। और ये बहुत बड़ा कदम है कि कोई गृह मंत्री के खिलाफ कंप्लेंट करे, पूरी सरकार उसके विरोध में हो जाती है। और इसी तरह महाराष्ट्र की पूरी सरकार परमवीर सिंह के पीछे पड़ी हुई है। यूं तो वो इस समय डीजी होमगार्ड हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे सरकार से खतरा है, यहां ये मेरे खिलाफ कुछ भी साजिश करेंगे। और हुआ भी ऐसा कि भ्रष्टाचार के कई केस परमवीर सिंह के खिलाफ पुलिस कर्मियों के जरिए लगवा दिए। अब वो कहते हैं कि ये सारे केस फर्जी हैं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो उनको राहत दी है, गिरफ्तारी से राहत दे दी, पूछताछ से राहत दे दी, उसकी डेट है 20 मई। 20 मई तक वो एक तरह से स्टे है कि उनसे कोई पूछताछ नहीं हो सकती उन भ्रष्टाचार के मामले में जो परमवीर सिंह के ऊपर लगाए हुए हैं। लेकिन 20 तारीख के बाद क्या, उसके बाद जांच होगी। और जैसा परमवीर सिंह कह रहे हैं, क्योंकि वो मुंबई की पुलिस में और महाराष्ट्र की पुलिस में अनेक अनेक पदों पे रहे हैं, उन्होंने देखा है कि मुंबई में राजनीतिक लोग किस तरह का काम करते हैं और इसलिए उस अनुभव के आधार पर वो कह रहे हैं कि ये सरकार मेरे खिलाफ कुछ भी कर सकती है और कुछ भी कर सकती है तो उन्हें अपनी जान का भी खतरा है। ऐसे में न्यायपालिका से उन्हें भरोसा है और इसलिए पहले वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट में अपील करिए और हाई कोर्ट ने उनकी बात को समझा और इसलिए 20 मई तक रोक लगाई। लेकिन अब उस रोक के बाद भी महाराष्ट्र की सरकार तो मान नहीं रही है, जांच करेगी तो फंसाएगी तो जेल भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है तो आगे भी और कुछ हो सकता है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने ये जो एप्लीकेशन लगाई है ये वास्तव में बहुत अहम है और ये इसलिए है कि वो चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र के बाहर किसी भी राज्य की कोई भी पुलिस हो, वो कहते हैं मैं उनके सामने पेश होने को तैयार हूं, क्योंकि वो कम से कम इन मामलों की कोई भी एजेंसी होगी वो ठीक से जांच करेगी। और इसी में परमवीर सिंह ने कहा है कि सीबीआई इस केस की जांच करे, तो सीबीआई से जांच का आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट से बीच में दखल देने का इन्होंने एप्लीकेशन दी है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है। अगर इसकी जांच पूरे मैटर की सीबीआई से हो जाए, सीबीआई इस मामले की जांच यूं तो लगी है, लेकिन सीबीआई अगर इस मामले की भी जांच करे, जो परमवीर सिंह पे आरोप लगे हैं वो उनको कह रहे हैं, जो अनिल देशमुख वाला केस है वो अलग है, उसमें ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही है, लेकिन जो परमवीर सिंह है ये कहते हैं कि मेरे ऊपर भी जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच भी कोई और एजेंसी करे, सीबीआई करे, क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस उसके जरिए तो महाराष्ट्र की जो सरकार है वो मुझे फंसा ही देगी। अब आप देखिए मामला कितना गंभीर है कि जो डीजीपी हैं, वो डीजीपी वहां के संजय पांडे, वो फोन करते हैं और दबाव बनाते हैं एप्लीकेशन वापस लेने का, जो एप्लीकेशन अनिल देशमुख के विरुद्ध ये परमवीर सिंह ने दी थी। अब एक डीजीपी अगर अपने मातहत काम करने वालों को धमकाएगा सरकार के कहने पे तो क्या होगा? अब वो तो उसका सबूत इकट्ठा कर लिया उन्होंने। और आजकल तो डीजीपी को समझना चाहिए भाई, बच्चे बच्चे के फोन में ऐप है और कॉल रिकॉर्ड हो जाती है,
तो इन्होंने रिकॉर्ड कर ली, सबूत इकट्ठे कर लिए और वो कोर्ट को प्रस्तुत कर दिए। तो इस पर आपको बताएं, जो संजय पांडे हैं डीजीपी, उन्होंने तो ये कह दिया साहब मैं तो इस जांच में अलग हूं, मैं इस जांच को नहीं कर सकता, पहले जांच इन्हीं को करनी थी। और इसलिए जब से ये अलग हुए हैं संजय पांडे, ये खुद भी डरे हुए हैं, क्योंकि डरे नहीं होते तो महाराष्ट्र को इस मुसीबत के समय में, जब कोरोना की 1,000 मौत प्रतिदिन हो रही है, और आपको बताऊं ऐसी कंडीशन में जब 4 लाख संक्रमित केस हैं, ऐसी कंडीशन में जब लॉकडाउन लगा हुआ है और पुलिस के हाथ में होती है कानून व्यवस्था, लॉकडाउन का पालन कराना, ऐसे में ये संजय पांडे डीजीपी छुट्टी लेकर के अपने घर में बैठे हैं, कोई कोरोना से संक्रमित भी नहीं हुए, बैठे हैं। क्यों? आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो डीजीपी भी अपने घर चले गए? सवाल उठता है, लोग पूछ रहे हैं क्या डीजीपी भी डर गए? उन पे एक तरफ दबाव आया कोर्ट का, परमवीर सिंह ने सबूत इकट्ठे कर लिए, तो भाई वो कह रहे हैं मैं तो इस मामले में पड़ता ही नहीं, मैं जांच ही नहीं करूंगा। अब जांच नहीं करूंगा, इसमें किरकिरी हुई महाराष्ट्र सरकार की, तो महाराष्ट्र सरकार जांच कराए तो किससे कराए? क्योंकि एक डीजीपी की जांच कौन करेगा? उसके ऊपर वाला रैंक का व्यक्ति करेगा। तो ऐसे में इन पे दबाव है। अब या तो खुल के कहें ये भी परमवीर सिंह के साथ हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट को कहें कि साहब सरकार मुझे हड़का रही है, लेकिन शायद ये ऐसा कहेंगे नहीं क्योंकि भाई पोस्ट पे है, नौकरी है, डीजीपी है। लेकिन मामला उठ रहा है, कैसे कैसे मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं इस कोरोना के काल में, जब महामारी मची है। इसी में अब आप देखिए एक चक्रवात आता है और उस चक्रवात में तहस नहस हो गया मुंबई के बहुत बड़े एरिया में और महाराष्ट्र में तबाही मचाई है। ऐसे में भी इनकी डीजीपी की जिम्मेदारी होती है कि ये महाराष्ट्र में पुलिस के निर्देशन में वहां लोगों का सहयोग करें, कानून व्यवस्था कायम करें, लोगों को मदद पहुंचाने का काम करें। लेकिन आप घर में बैठ गए, आखिरकार नौकरी से इस्तीफा दे दो भाई, कोई और नौकरी कर लेगा अगर आपको डर लग रहा है। लेकिन ना इस्तीफा देंगे ना काम करेंगे तो काम कैसे चलेगा? आखिरकार काम करेगा कौन? तो महाराष्ट्र सरकार असल में ऐसा ही लग रहा है, कानून व्यवस्था तो राम भरोसे ही है। अब आप ये देखिए कि अभी जो है वहां पर भिवंडी में, महाराष्ट्र में भिवंडी में 14,000 जिलेटिन की छड़ें और 4,000 डिटोनेटर एक व्यापारी के घर मिले हैं। अब आप समझ सकते हैं, हालांकि वो व्यापारी का काम है कि जो माइंस में काम करते हैं वो उनको सप्लाई करता है डिटोनेटर और जिलेटिन की छड़ें, लेकिन उसका एक एक हिसाब सरकार के पास देना होता है कि कितनी छड़ें यूज हुई, कितनी मंगाई, किस कंपनी से मंगाई, ये सारा। लेकिन ये सब कोई जानकारी वो देने में असफल रहे। अब आप सोचिए कि छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 14,000 जिलेटिन की छड़ें, 4,000 डिटोनेटर एक व्यक्ति के पास स्टोर है। कितनी बड़ी तबाही इससे पूरे भारत के अंदर मचाई जा सकती थी। 4 जिलेटिन की छड़ें मिली तो बवाल हो गया इस देश में, क्या क्या नहीं हो सकता। और महाराष्ट्र में ये सब हो रहा है तो डीजीपी आराम से बैठे हैं, सरकार कोई जवाबदेह ही नहीं है। ये तो अच्छा है कि पुलिस में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी कर्तव्य समझकर कर रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात सेवा कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से आज महाराष्ट्र में कुछ सुख शांति है, वरना लोग कहते हैं, पुलिस के लोग कहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात दिखती नहीं है। क्योंकि सरकार में जब बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार करेंगे और पुलिसकर्मियों को यह कहेंगे तुम्हें कुछ भी नहीं करना, पैसे लाओ आके, तो पुलिसकर्मी क्या करेंगे? ऊपर से नेता भ्रष्टाचार कर रहा है तो नीचे मातहत काम करने वाला क्या करेगा? होटलों को अगर इजाजत मिलेगी पैसा लेकर, रिश्वत लेकर, तो होटल तो मनमानी करेंगे, बार तो मनमानी करेगी, पब्लिक तो सड़कों पर निकलेगी, बाजार लगेंगे। इस भ्रष्टाचार में यदि नेता इन्वॉल्व हो जाएं तो कौन बचाएगा? प्रदेश की जनता को कौन बचाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। और अगर परमवीर सिंह जी ने यह सवाल उठाया है, जो कि परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के, अगर उन्होंने ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है तो उनको परेशान करने के बजाय, मैं तो कह रहा हूं प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बिठाना चाहिए उनको। बोल भाई क्या क्या घपला घोटाला है, पर मैं पुलिस को सुधारूंगा। उनकी जिम्मेदारी है कि जब गृह मंत्री बीच में फंस रहा है तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी कि इनको बुलाकर पूछते। लेकिन रश्मि शुक्ला ने, जिसने ये सारा भ्रष्टाचार का और खुलासा इसके पहले किया था, उसके खिलाफ भी एफआईआर करा रहे हैं। मतलब जो भ्रष्टाचार का खुलासा करे उसी के खिलाफ
महाराष्ट्र की सरकार यानी उद्धव ठाकरे जी उसके खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दे देते हैं। इससे तो एक ही संदेश जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का मन नहीं है उनका, और जो भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, क्योंकि उनकी सरकार के ऊपर बात आ रही है, अपने सरकार की छवि सुधारने के बजाय वो उन्हीं लोगों के खिलाफ एफआईआर कर देंगे, उन्हीं को परेशान करेंगे, उन्हीं को जेल में ठूस देंगे। तो सरकार की छवि बेकार धूमिल हो रही है और जनता ये देख रही है कि हो क्या रहा है महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय भ्रष्टाचार उजागर करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ही एक्शन ले रहे हैं। तो देश के अन्य पुलिसकर्मी जो हैं महाराष्ट्र के, प्रदेश के, वो ये सवाल कर रहे हैं अपने आप से भी और जनता से भी कि आखिरकार इस ईमानदारी का फल क्या है। ईमानदारी का नतीजा यह है कि जो पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी ईमानदारी से अपना जीवन जी रहा है और ईमानदारी पूर्ण नौकरी कर रहा है, इसका मतलब वो कोई आवाज उठा नहीं सकता भ्रष्टाचार के विरुद्ध। अगर उठाएगा तो इसी तरह परेशान होगा। सरकार में इधर से उधर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, उनके घर से दूर भेज दिया जाएगा 100, 200, 500 किलोमीटर। ऐसा होगा क्या? तो ये आखिरकार महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव सरकार क्या अपने बारे में छवि बनाना चाहती है, ये वहां के मुख्यमंत्री को सोचना है। इनकी छवि जो धूमिल हुई कोरोना के केस में लेकर हुई, सुशांत सिंह राजपूत के लेकर को केस को हुई, फिर फर्जी टीआरपी केस में हुई, अभी अनिल देशमुख वाले 100 करोड़ की उगाही वाले केस में हुई छवि खराब, और अब रही सही छवि जो कुछ बची थी वो रश्मि शुक्ला और परमवीर सिंह वाले मुद्दे में हो गई। तो अच्छा यह होगा कि उद्धव ठाकरे जी अगर खुद इन्वॉल्व नहीं है तो फिर बाकी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो कम से कम सरकार रहे ना रहे, उद्धव ठाकरे जी की छवि प्रदेश में अच्छी निकल कर आएगी कि कम से कम एक मुख्यमंत्री ऐसा था जिसने भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया। वंदे मातरम।